हेलो एंड वेलकम टू केजन क्लासेस। करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहां पर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस प्रश्न से प्रश्न है यहां पर कि आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप को लेकर सतर्क करने की व्यवस्था भूदेव ऐप का विकास किस आईआईटी के सहयोग से किया है। तो यहां पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, रुड़की। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि भूदेव ऐप का विकास आईआईटी रुड़की ने किया है, या यूं कहें कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से आपदा प्रबंधन विभाग ने इस भूकंप को लेकर सतर्क करने की व्यवस्था से संबंधित इस ऐप का विकास किया है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें यहां पर यह होगा कि भूकंप जब आएगा तो भूकंप के आने के बाद तो यहां पर क्या होगा कि जो सेकेंडरी तरंग है वह जो निकलेगी तो वैज्ञानिक विधि से इस भूदेव ऐप से उसका पता लगाया जाएगा, और फिर जो एक्चुअल भूकंप है तो उसके 15 से 3 सेकंड पहले ही लोगों को सतर्क किया जा सकेगा। इससे फायदा यह होगा कि लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर सवाल है, वह देखिए। सवाल यहां पर यह है कि खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये देखिए यहां पर 4 विकल्प हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग यहां पर नाम दिए गए हैं। अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डिपो दर्पण। जी हां, डिपो दर्पण। और ये क्या है? तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। यहां पर यह है कि सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी के लिए इस डिपो दर्पण इस नाम के पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और वास्तविक समय का मतलब यह है कि जहां पर खाद्यान्नों का भंडारण किया जा रहा है, जिन डिपो में किया जा रहा है, वहां पर खाद्यान्न की मात्रा की स्थिति क्या है, निगरानी कैसी है, उसमें और कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो सब सारी की सारी जानकारी इससे पता चलेगी। इसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन सा है? महत्वपूर्ण मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ये मंत्रालय भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा देखिए यहां पर कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यहां पर है कि 80 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं उनके लिए खाद्यान्न भंडारण में गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रियल टाइम है, तो यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि रियल टाइम पर जो खाद्य भंडारण डिपो हैं उनमें सुधार के लिए स्वचालित रेटिंग और जानकारी भी यह प्रदान करेगा। जी हां, रेटिंग भी, अलग अलग जो खाद्य भंडारण डिपो हैं उसकी रेटिंग भी यह देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट यहां पर यह है कि उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी पहल है जो प्रमुख हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के माध्यम से पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देती है। ये 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं और इसमें से जो सही जवाब है वह है हाउस ऑफ हिमालयाज। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इस योजना मतलब हाउस ऑफ हिमालयाज, इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, खाद्य सामग्री है, उनको हवाई अड्डों और सरकारी भवनों में बेचने के लिए इस हाउस ऑफ हिमालयाज योजना को आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। ये ठीक वैसे ही है जब हम बात करते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ODOP की तर्ज पर इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारे यहां पर सवाल कि हाल ही में खबरों में रहा विजिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चारों के चारों विकल्प आपने देख लिए होंगे और इसका जो सही जवाब है वह है ए, केरल। काफी महत्वपूर्ण सवाल। और ये देखिए यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो आप देखिए चित्र भी देखिए, यहां पर ये है, यहां पर वह बंदरगाह विजिन जाम कहां पर? ये केरल में है। इस पोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और महत्वपूर्ण देखिए यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जिसपे कि आप एकदम से ध्यान लगाकर सुनिएगा कि भारत का यह पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और उसके साथ ही साथ यह देश का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। दोनों को समझते हैं। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का मतलब यहां पर यह होता है कि एक कंटेनर से जो पोर्ट पर है कंटेनर, उस कंटेनर से सामान को निकाला, फिर दूसरे कंटेनर में सामान को डाला, फिर यह कंटेनर कहां जाएगा? किसी डेस्टिनेशन पर जाएगा जहां उसको जाना है। मतलब कि एक जगह से, एक देश से यहां पर आया, इस पोर्ट पर सामान आया, इस कंटेनर को खाली कर इस कंटेनर को बढ़ा गया और फिर यहां पर ये कहां चला गया? ये चला गया एक जहां पर इसको सामान को जाना है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। और अर्ध स्वचालित का मतलब यहां पर क्या हुआ कि
अर्ध स्वचालित बंदरगाह जो होते हैं, तो वहां पर कंटेनर की हैंडलिंग और जो लॉजिस्टिक होती है वो मशीन और मैनुअल दोनों तरीके से की जाती है। नेक्स्ट इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसमें देखिए क्या है कि यह बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके अंतर्गत है और लागत कितनी है 8900 करोड़ रुपए है। और इस PPP में देखें हम तो एक तरफ तो केरल गवर्नमेंट है जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, बहुमत है, मतलब मोर देन 50% है, और दूसरी तरफ कौन है, अडानी समूह। फिर देखिए इसमें भारत का सबसे गहरा ब्रेक वाटर है जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, जिसका प्राकृतिक ड्राफ्ट कितना है 20 मीटर। अब ये ब्रेक वाटर का मतलब होता है कि यहां मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का। और नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बंदरगाह में भारत का पहला स्वनिर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली है। जी हां, यातायात प्रबंधन प्रणाली। अब इसे किसने विकसित किया है, तो इसे विकसित किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इसे विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट यहां पर सवाल है कि उत्तराखंड में मार्च 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत 97% से अधिक नल जल कवरेज प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ए चमोली। और यहां पर जो व्याख्या है उसके अंतर्गत जल जीवन मिशन डैशबोर्ड जो मार्च 2025 उसके अनुसार मतलब एकदम लेटेस्ट है, यहां पर चमोली उत्तराखंड का वह पहाड़ी जिला है जहां 97% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगला सवाल अगर हम देखें तो सवाल यहां पर यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में किस राज्य में 11 सातवाहन युग के शिलालेख मिले हैं, मतलब बात हो रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो कहां पर मिला है, तो वह जो जगह है वह है ऑप्शन सी तेलंगाना। चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या में यहां पर यह है कि ASI को हाल ही में तेलंगाना के कहां पर पेड्डापल्ली जिले के गुंडावरम वन में 11 सातवाहन युग के शिलालेख मिले हैं। उसके बाद जो 2 शिलालेख हैं उसमें एक में चुटू वंश का उल्लेख मिलता है और दूसरे में कुमार हकुसिरी नामक सातवाहन राजकुमार का उल्लेख मिलता है। बात करें चुटू वंश की तो जो चुटू वंश है वह दक्षिण भारत का जो दक्कन क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र, तो इस दक्कन क्षेत्र में गुप्त पूर्व काल में इसे स्थापित किया गया था, मतलब लगभग 3rd सेंचुरी BC मतलब ईसा पूर्व। और यह सातवाहन के समकालिक थे, कंटेम्प्रेरी थे और इनकी राजधानी थी मतलब चुटू वंश की वर्तमान कर्नाटक राज्य का जो बनवासी है वह इसकी राजधानी थी। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें तो ये जो शिलालेख जो मिले हैं किस लिपि में, प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इसमें जो सूचनाएं हैं वो धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। रही बात सातवाहनों की, तो सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद सिमुक ने की थी। कब की थी, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में। और जो इनका मुख्य क्षेत्र वो आप यहां पर देख रहे हैं मैप में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र था। और इनकी राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान और अमरावती, तो ये जो जगह है उनकी राजधानियां थी। नेक्स्ट चलिए इसमें यहां पर कि पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितनी रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है, तो जवाब है ऑप्शन बी 2। व्याख्या यहां पर यह है कि जिन रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है उसमें से एक है सोनप्रयाग केदारनाथ, लंबाई आप यहां पर देख रहे हैं 12.9 किलोमीटर, और दूसरा यहां पर है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह यह है कि मई 2025 में बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया, तो कहां किया गया, तो यह किया गया ऑप्शन बी नई दिल्ली। अब यहां पर जो हमें जानना है वह जानना है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के बारे में। तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा बोडो समुदाय के सम्मानित नेता थे और इन्होंने आदिवासियों की पहचान, उनके अधिकारों, उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए इन्होंने संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष का स्वरूप कैसा था, वह था अहिंसक, हिंसक नहीं था, अहिंसक था। तो फिर ऐसे व्यक्तित्व की याद में 1 मई 2025 को भारत सरकार ने उनकी 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और यह जो श्रद्धांजलि है वह श्रद्धांजलि भारत के उत्तर पूर्व में आदिवासी सशक्तिकरण और शांति स्थापना के लिए भारत सरकार का जो उसकी जो प्रतिबद्धता है भारत सरकार की उसको बताती है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन यहां पर है ये 4 और सही जवाब कौन सा है, वह है एन रविशंकर। तो एक नजर पूरी टीम पर हम डाल लेते हैं। यहां पर है कि अध्यक्ष एन रविशंकर, सदस्य PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी, सचिव डॉक्टर अहमद इकबाल, कार्यकाल तो कितना
1 वर्ष का, और जब ये सिफारिश देगी, यह जो समिति है सिफारिश जब देगी, आयोग जब सिफारिश देगा, तो इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या आपके सामने है कि जो एशियाई खेल 2026 है, जिसका आयोजन किया जाएगा 19 सितंबर से 4 अक्टूबर इस बीच में, यह कहां होगा? जापान के एची और नागोया। तो यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले अगर हम देखें तो 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा के बाद यह तीसरी बार होगा जब एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। और इसमें क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया, मतलब बरकरार रखा गया है। उसके साथ ही साथ मिश्रित मार्शल आर्ट जो है, तो ये 2026 संस्करण में यह अपनी शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहां बनेगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं यहां पर। तो हमने देख लिया कि पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन बनेगा, लेकिन वह भी कहां पर? तो डीडी हाट में बनेगा। और यहां पर क्या होगा? तो ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां पर मिलेगी, और यह खगोलीय घटनाओं और रहस्यों को जानने का एक अनूठा अवसर वहां के लोगों को देंगे, या यूं कहें कि वह जो है उत्तराखंड के लोगों को प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखें यहां पर, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है? तो जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें से सही जवाब है जयगीर। आइए एक बार जान ले इस पे। तो जयगीर जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है। लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह कहां पर है? तो छोटा नागपुर पठार के या पश्चिमी भाग में स्थित है। और झारखंड के 2 जिलों, एक लातेहार और दूसरा गढ़वा, इन 2 जिलों में इसका विस्तार है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड यह है कि भारत सरकार ने जो 1973 में शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसके अंतर्गत स्थापित होने वाला यह पहले 9 रिजर्वों में से एक था। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश का ऋण से जीडीपी अनुपात सबसे अधिक होगा? तो ये जो 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, सूडान। अब देखिए यहां पर व्याख्या में, तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि पहली बात आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है कि अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो संपूर्ण अगर वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसकी अगर बात की जाए, तो जो कर्ज है जो कि कोविड-19 महामारी स्तर की जो है उससे भी ज्यादा हो सकता है, 2025 के जो आंकड़े हैं वो ऐसा बता रहे हैं, जो रिसर्च वो ऐसा बता रहा है। मतलब कोविड-19 महामारी के स्तर से भी ज्यादा हो सकता है सार्वजनिक ऋण वैश्विक स्तर पे। उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसका? सूडान। कितना ऋण से जीडीपी अनुपात? 252% है। और सूडान लंबे समय से वहां पर संघर्ष है, आर्थिक स्थिति वहां की अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर विकसित देशों में देखें तो जापान 234.9% इस ऋण से जीडीपी अनुपात के साथ दूसरे स्थान पर है। उसका कारण वहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर राजकोषीय घाटा है और बढ़ती उम्र की आबादी वहां पर ज्यादा है। फिर उसके बाद देखें संयुक्त राज्य अमेरिका 123% के अनुपात के साथ 8वें स्थान पर है। फिर चीन 96% के सार्वजनिक ऋण अनुपात के साथ वैश्विक स्तर पर 21वें स्थान पर है। तो सवाल यह उठता है कि भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत 80% के ऋण से जीडीपी अनुपात के साथ 31वें स्थान पर है। और रही बात भारत सरकार के लक्ष्य की, तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2031 तक इसे घटाकर 50% प्लस -1% तक करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि देखिए इसको ध्यान से, कि चुनावी सेवाओं को कारगर बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो नाम की अगर बात की जाए तो उसका नाम है ऑप्शन सी, ECI नेट। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यहां पर यह है कि भारत सरकार ने ECI नेट इस नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है चुनावी सेवाओं को कारगर बनाना। और वो कैसे हो सकता है? तो वह इस तरीके से हो सकता है कि यह जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज सब से रिलेटेड जो जानकारी है वह एक सिंगल पॉइंट पर यहां पर होगा। और फिर इस ECI कि क्या होगा, यहां पर 40 से अधिक जो मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप हैं वो सब के सब यहां पर एकीकृत हो जाएंगे, जिसमें कि उदाहरण भी यहां पर दिया गया है, वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट,
सी विजिल, सुविधा 2.0, ये जितने भी है वो सब कहां विलय कर दिए जाएंगे? इस ECI नेट पर। और फिर ECI नेट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 तथा संबंधित नियमों दिशा निर्देशों का पालन करेगा। और अगला सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार मार्च 2025 तक कितनी सौर क्षमता विकासाधीन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 575 मेगावाट स्वीकृत में से 235 मेगावाट विकासाधीन। चलिए इसके अगर हम देखें इसमें तो उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति 2023, तो इसके अंतर्गत 575 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 235 मेगावाट परियोजनाएं मार्च 2025 तक निर्माणाधीन है। और 2013 की नीति की परियोजनाओं में कई देरी हुई, जिसके कारण कि इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इस तरह हमने अपने करंट अफेयर्स रिवीजन से रिलेटेड इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।